नमस्कार, मैं हूं विवेक। कभी कभी कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी उलझनें अकाउंटिंग की किताबों के एक छोटे से कोने में सुलझती हैं। आज हम ऐसी ही एक चैप्टर की बात करने वाले हैं, सेल एंड लीज बैक। ये एक ऐसी वित्तीय कीमियागरी है जहां एक कंपनी अपनी ही संपत्ति बेचकर पैसा भी जुटा लेती है और उसका इस्तेमाल भी करती रहती है। आइए इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, एक बोर्ड रूम में सन्नाटा है, हवा में टेंशन है। कंपनी को फौरन 50 करोड़ रुपए चाहिए और बैंक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तभी सीएफओ एक आइडिया देते हैं जो सुनने में अजीब लगता है। क्यों ना हम अपनी ही बिल्डिंग बेच दें और फिर उसी में किराएदार बन जाएं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की शुरुआत है। तो ये सेल एंड लीज बैक आखिर है क्या? चलिए इस कमाल की फाइनेंशियल टेक्निक को जरा आसान भाषा में समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। इसका प्रोसेस असल में बहुत ही सिंपल है। देखिए, एक कंपनी अपना कोई एसेट, मान लीजिए एक बिल्डिंग, किसी इन्वेस्टर को बेच देती है। इससे क्या होता है? कंपनी के पास तुरंत कैश आ जाता है। लेकिन कंपनी को तो वो बिल्डिंग इस्तेमाल करनी है, तो वो उसी इन्वेस्टर से उस बिल्डिंग को किराए पर, यानी कि लीज पर वापस ले लेती है। तो जो कंपनी पहले मालिक थी, अब वो किराएदार बन गई और जो इन्वेस्टर है वो बन गया मकान मालिक। अब यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। अगर कंपनी ने अपना एसेट बेचा है तो या तो प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस। तो सवाल ही उठता है, क्या कंपनी इस प्रॉफिट को फौरन अपनी कमाई मान सकती है या इस लॉस को तुरंत अपनी किताबों में दिखा सकती है? यहीं पर अकाउंटिंग के नियम इस सीधे से दिखने वाले सौदे को एक दिलचस्प पहेली बना देते हैं। इस पहेली का जवाब इस बात में छिपा है कि वो जो लीज एग्रीमेंट हुआ है वो किस तरह का है, क्योंकि लीज का टाइप बदलते ही अकाउंटिंग का पूरा खेल बदल जाता है। तो यहां पर दो रास्ते हैं, एक है फाइनेंस लीज और दूसरा है ऑपरेटिंग लीज। अगर ये फाइनेंस लीज है तो नियम साफ है, प्रॉफिट या लॉस को तुरंत नहीं दिखाना है। उसे लीज के जितने भी साल हैं उनमें धीरे धीरे करके बांटना होगा। लेकिन अगर लीज ऑपरेटिंग है तो फिर नियम कहीं ज्यादा पेचीदा और मजेदार हो जाते हैं। फाइनेंस लीज के पीछे का लॉजिक बड़ा सीधा है। इसमें एसेट से जुड़े ज्यादातर रिस्क और रिवॉर्ड, मतलब संपत्ति का सारा सुख दुख, असल में बेचने वाली कंपनी के पास ही रहता है। इसलिए अकाउंटिंग की नज़र में ये एक असली बिक्री है ही नहीं, ये एक तरह का लोन लेने जैसा है और इसीलिए इससे होने वाले किसी भी प्रॉफिट को तुरंत मानना सही नहीं है। चलिए अब आते हैं असली खेल पर, ऑपरेटिंग लीज। यहां पर नियम थोड़े अलग हैं और इनके कई सारे केसेस हैं। यहीं पर असली दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे पहले सबसे आसान केस देखते हैं। मान लीजिए कंपनी ने अपने एसेट को ठीक उसकी मार्केट वैल्यू यानी फेयर वैल्यू पर बेचा है, तो अकाउंटिंग इसे एक नॉर्मल सीधी सादी बिक्री मानेगा और इस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे फौरन किताबों में दर्ज कर लिया जाएगा। सिंपल। लेकिन क्या हो अगर कंपनी अपना एसेट मार्केट वैल्यू से भी कम दाम पर बेच दे? तब उस घाटे का क्या किया जाएगा? यहां दो बातें हो सकती हैं। अगर कम दाम पर बेचने से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भविष्य में कम किराया देकर नहीं हो रही है, तो उस नुकसान को तुरंत दिखाना होगा। लेकिन अगर सौदा ये हुआ है कि आज भले ही कम दाम मिल रहे हैं पर भविष्य में किराया भी मार्केट रेट से कम देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि लॉस की भरपाई हो रही है। ऐसे में उस लॉस को भी तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे लीज पीरियड में फैलाकर दिखाया जाएगा। और अब कहानी का तीसरा पहलू, क्या होगा अगर कोई कंपनी इतनी स्मार्ट निकले कि वो अपना एसेट मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा दाम पर बेच दे? अकाउंटिंग के नियम यहां बहुत साफ हैं। मार्केट वैल्यू से ऊपर जितना भी पैसा मिला वो असली प्रॉफिट नहीं है, उसे एक तरह का एडवांस माना जाता है जो खरीदने वाले ने दिया है और जिसे वो भविष्य में ज्यादा किराए के रूप में वसूलेगा। इसलिए इस एक्स्ट्रा पैसे को तुरंत प्रॉफिट नहीं मान सकते, इसे भी धीरे धीरे लीज पीरियड में बांटकर दिखाया जाएगा। चलिए इन सभी नियमों को एक प्रैक्टिकल केस स्टडी से समझते हैं ताकि सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हम इस केस को नाम देते हैं द गैलेक्सी मोटर्स केस। तो मामला यह है, गैलेक्सी मोटर्स नाम की एक कंपनी है। उनके पास एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू 40 लाख रुपए है। वो इस मशीन को बेचकर ऑपरेटिंग लीज पर वापस ले रहे हैं। लेकिन असली खेल बिक्री की कीमत में है, जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है। पहला सीन, मशीन बिकी 50 लाख में और उसकी फेयर वैल्यू भी 50 लाख ही है। ये एकदम सीधा मामला है। 40 लाख की चीज 50 लाख में बिकी तो पूरे 10 लाख के प्रॉफिट को उसी साल कंपनी की कमाई में जोड़ दिया जाएगा। अब दूसरा सीन, मशीन की फेयर वैल्यू तो 40 लाख है,
लेकिन वो बिकी 50 लाख में, यानी मार्केट वैल्यू से 10 लाख रुपए ज्यादा मिले। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 लाख हैं, इन्हें फॉरेन प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। इसे भविष्य के लिए टाल दिया जाएगा और लीज पीरियड में धीरे धीरे करके इनकम में दिखाया जाएगा। अब देखिए, यहां मामला थोड़ा और मजेदार हो जाता है। मशीन की बुक वैल्यू 40 लाख है, लेकिन फेयर वैल्यू 46 लाख है। तो 46 लाख तक का जो प्रॉफिट है, यानी 6 लाख रुपए, वो तो असली प्रॉफिट है, उसे तुरंत दिखा देंगे। लेकिन मशीन बिकी है 50 लाख में, जो कि फेयर वैल्यू से 4 लाख ज्यादा है। तो इस एक्स्ट्रा 4 लाख को रोक लिया जाएगा और भविष्य में धीरे धीरे दिखाया जाएगा। और ये है सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। मशीन की बुक वैल्यू 40 लाख, लेकिन फेयर वैल्यू सिर्फ 35 लाख। तो सबसे पहले 40 से 35 लाख का जो 5 लाख का नुकसान है, उसे तुरंत दिखाना पड़ेगा। लेकिन मशीन बिकी है 39 लाख में, जो फेयर वैल्यू से 4 लाख ज्यादा है। तो इस 4 लाख को प्रॉफिट मानकर भविष्य के लिए टाल दिया जाएगा। सोचिए, एक ही सौदे में तुरंत लॉस भी रिकॉर्ड हुआ है और भविष्य के लिए प्रॉफिट भी। तो अब जब हम ये सारे अकाउंटिंग के नियम समझ चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कंपनियां ये सब करती ही क्यों हैं? इस पूरे तामझाम के पीछे असली बिजनेस लॉजिक क्या है? इसके पीछे कई बहुत सॉलिड वजहें हैं। सबसे पहली, बिना कोई नया लोन लिए कंपनी के हाथ में तुरंत कैश आ जाता है। दूसरा, कंपनियां एसेट लाइट बन सकती हैं, मतलब अपनी बैलेंस शीट से भारी भरकम एसेट्स का बोझ हटा सकती हैं। इस पैसे से वो या तो मुश्किल दौर से निकल सकती हैं या फिर बिजनेस को और बढ़ा सकती हैं। और हाँ, जो किराया वो देती हैं उस पर टैक्स में भी बचत होती है। एयरलाइंस, रिटेल चेन्स, ये सब इस स्ट्रेटजी का खूब इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर सेल और लीज बैक कोई अकाउंटिंग का जादू या धोखा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। अकाउंटिंग के नियम तो बस ये पक्का करते हैं कि तस्वीर साफ रहे। प्रॉफिट तभी माना जाएगा जब वो असल में कमाया गया हो, और लॉस को सिर्फ तभी टाला जाएगा जब भविष्य में उसकी भरपाई का कोई रास्ता हो। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस की दुनिया में एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और सिर्फ अकाउंटिंग के खेल के बीच की वो महीन सी लकीर आखिर कहाँ खींची जाती है, इस पर जरूर सोचिएगा। मैं हूं विवेक, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।